Assalamualaikum guys. I hope you all are fine and safe. Let's start our topic with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I'm Humna Ashraf Bandesha and the topic I'm going to discuss is mitosis. First of all, let's see the main objectives of this topic. First of all, we will discuss what is mitosis, then why we need mitosis, phases of mitosis, in which cells of body mitosis doesn't occur, in which cells of body mitosis occur, why mitosis differ from meiosis, cytokinesis of mitosis, what happens without mitosis, how do you remember mitosis easily, and the last one is quiz. First of all, what is mitosis? माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन। अब सेल डुप्लीकेशन का क्या मतलब है? सेल डुप्लीकेशन का मतलब है कि अगर एक सेल डिवाइड करता है तो वो जो रिजल्टिंग सेल्स बनाएगा उनका जो नंबर है वो उस सेल की निस्बत डबल होगा। अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो उसके जो रिजल्टिंग सेल्स हैं वो 2 होंगे। अगर 2 सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो उनके जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स हैं वो 4 होंगे। इसी तरह अगर 4 डिवाइड कर रहे हैं तो 8 होंगे। अगर 8 डिवाइड कर रहे हैं तो 16 डॉटर सेल्स होंगे। अगर 16 कर रहे हैं तो 32 एंड सो ऑन। उसके बाद अब जो फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट डिवाइडिंग सेल जो नए आने वाले सेल्स बनाता है, उस सेल को हम कहते हैं पेरेंटल सेल। और जो सेल्स बनते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं पेरेंटल सेल की डिवीजन से, उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक हो गया। अब डॉटर सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है कि वो पेरेंटल सेल से के सिमिलर होता है या डिफरेंट होता है? तो जो डॉटर सेल्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है आइडेंटिकल टू पेरेंटल सेल्स होता है। ठीक हो गया कि जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंटल सेल्स में पाया जा रहा है उतना ही जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स में पाया जाएगा। मिसाल के तौर पे ह्यूमन सेल देख लेते हैं। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम्स, और जब वो डिवाइड करेंगे रिजल्टिंग डॉटर सेल्स आएंगे तो उनमें भी कितने क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे? 46 हर सेल में। अगर एक सेल डिवाइड किया है तो 2 सेल्स जो बनेंगे दोनों के दोनों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। उसके बाद है माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन रिडक्शनल डिवीजन। इसका क्या मतलब है नॉन रिडक्शनल डिवीजन? इसका मतलब है कि ऐसी डिवीजन जिसमें जेनेटिक मटेरियल की रिडक्शन ना हो, जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस ना करे। कि जितना पेरेंटल सेल में था जेनेटिक मटेरियल, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंटल सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में पाए जाएं, इसे कहते हैं नॉन रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस में चूंकि ऐसा ही होता है कि पेरेंटल सेल्स और डॉटर सेल्स में जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, जिसकी वजह से हम इसे नॉन रिडक्शनल डिवीजन कह देते हैं। अब जो नेक्स्ट बात है वो है माइटोसिस डिफर्स मियोसिस, कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। तो माइटोसिस तो हमने देख लिया कि जो एक सेल डिवाइड करता है और जो रिजल्टिंग सेल्स बनाता है उन दोनों में जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, उनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज नहीं होती, सेम रहती है। लेकिन अब मियोसिस क्या है? मियोसिस में जो सबसे पहला सेल होता है ना वो डिप्लॉयड सेल होता है। डिप्लॉयड मतलब उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 2n। और जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स हैं मियोसिस में बनते वो हैप्लॉयड सेल्स होते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल की जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर डिवाइडिंग फर्स्ट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे
तो जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स हैं उनमें 23 हर एक सेल में पाए जाएंगे। मियोसिस में जो एक सेल डिवाइड करता है, जो रिजल्टिंग सेल्स बनते हैं वो 4 होते हैं। अगर एक सेल डिवाइड कर रहा है तो चार सेल्स बनेंगे। ठीक हो गया। अब जो स्पर्म्स और ओवम्स होते हैं ये भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो मियोसिस जो है वो स्पर्म और ओवम बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मियोसिस में स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं और वो बना देते हैं जाइगोट। जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड सेल होता है, मतलब उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कि अगर 23 और 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो 46 क्रोमोसोम्स वाला सेल बना देंगे जिसे हम जाइगोट कहेंगे। अब जो जाइगोट है वो फर्दर डिवीजन करता है और उसमें उसके जो डिवाइडिंग रिजल्टिंग सेल्स होंगे उनमें जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। अगर 46 थे जाइगोट में तो जो रिजल्टिंग सेल्स हैं उनमें भी 46 ही क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो जाइगोट जो है वो डिवाइड करता रहता है जब तक वो एक इंडिविजुअल नहीं बना देता। तो ये जो प्रोसेस है ये माइटोसिस होता है। और जिनमें स्पर्म और ओवम बनते हैं, प्लॉइड सेल्स बनते हैं, वो प्रोसेस होता है मियोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं माइटोसिस की टाइप्स के माइटोसिस कितने तरह की होती है। माइटोसिस जो है वो 2 तरह की होती है सिंपली। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। अब जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन होना, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी टाइप है साइटोकाइनेसिस। साइटो निकला है साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। अब देखें इधर डायग्राम में एक सेल है वो डिवाइड कर रहा है। तो जो डिवीजन, जब इसकी डिवीजन हो रही है तो 2 न्यूक्लियस बन गए। एक पहले एक न्यूक्लियस था और जब उसकी डिवीजन हो चुकी है तो उसके 2 न्यूक्लियस बन गए। इसका मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है। और दूसरी डायग्राम में देखें कि जहाँ से सेल इन्वेजिनेट कर रहा है, अंदर को जा रहा है ना जहाँ से सेल, वहां से, इसका मतलब है ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, क्लीवेज फरो बन गई है। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है चूंकि, तो इसे हम कह देंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज व्हाई वी नीड माइटोसिस। तो इसका मेनली 3 बातें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर रिप्रोडक्शन। तो फॉर रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ गमीट्स ना हो, मतलब स्पर्म्स और ओवम ना मिले, उस डिवीजन को हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। तो माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। उसके बाद फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग सेल टू मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। पीछे हमने देखा था कि जाइगोट से एक इंडिविजुअल बन गया था, तो जो वो जाइगोट था वो फर्टिलाइज्ड एग सेल था और उसकी डिवीजन से एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बना है, एक होल इंडिविजुअल बना है। तो वो उसकी जो सारी ग्रोथ है, उसकी सारी डेवलपमेंट है, वो सारी की सारी उस सब में हमें माइटोसिस की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आती है बात फॉर सेल रिप्लेसमेंट, कि अगर हमें थोड़ी सी रगड़ वगैरह लग जाए तो वहाँ पे भी माइटोसिस होती है। रिप्लेस सेल्स दैट ड्राइव फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टेयर। ठीक हो गया। The next one is what happens without mitosis. Mitosis अगर ना हो तो क्या होता है? तो सबसे पहली बात, cells are building blocks of all living organisms and they exist by the process of mitosis of other cells. इसका मतलब है कि जो सारे सेल्स, सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक हो गया। तो अगर सेल ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जो हर सेल है वो दूसरे सेल की माइटोसिस की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। कि एक सेल डिवाइड किया और जो उसने रिजल्टिंग सेल्स बनाए हैं वो 2 सेल्स उसने बना दिए, तो जो वो 2 सेल्स हैं वो पिछले सेल के माइटोसिस से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह फर्दर सेल्स भी इसी तरह, हर सेल जो है वो दूसरे की माइटोसिस की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बात हो गई। और फिर बात आती है माइटोसिस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। दिस अलाउज डीएनए टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका क्या मतलब है? अब डीएनए रेप्लिकेशन के एक डीएनए था, उसकी रेप्लिकेशन हो जाना। जैसे माइटोसिस है, एक सेल है और वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गई है। तो इसी तरह डीएनए जो है वो एक डीएनए था और वो उसकी रेप्लिकेशन हो गई, मतलब वो 2 डीएनए में कन्वर्ट हो गया, उसकी कॉपीज बन गई हैं। ठीक हो गया। तो अब उसकी कॉपीज क्यों बनी है? वो एक डीएनए को 2 में डिवाइड होने की क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए कि जो डिवाइडिंग सेल है, पेरेंटल सेल, उसमें एक डीएनए था। अब जो रिजल्टिंग सेल्स हैं वो दो होंगे। तो अब उनमें सेल जो डीएनए जो है वो कैसे डिवाइड करेगा? अगर एक डीएनए हो, फॉर एग्जांपल पेरेंटल में भी और डॉटर में भी, तो उनका जो नंबर है वो तो फिर हाफ हो जाएगा। इस वजह से डीएनए पेरेंटल सेल में एक था तो डॉटर सेल्स में भी एक एक रहना था, जिसकी वजह से एक डीएनए ही 2 में डिवाइड हो गया। माइटोसिस में ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है if there is no mitosis there would be no cell growth and cell reproduction। कि अगर माइटोसिस ना हुई तो सेल ना ही ग्रो करेगा और ना ही सेल की रिप्रोडक्शन होगी। ठीक हो गया। उसके बाद है फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के फेजेस कितने हैं, कौन कौन से हैं? देयर आर 5 phases of mitosis। माइटोसिस के 5 phases हैं टोटल। First of all, prophase, then prometaphase, then metaphase, then anaphase, and last one is telophase। You can see in diagram के पेरेंटल सेल में देखें 2 क्रोमेटिड्स हैं और नेक्स्ट सेल में वो 2 क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, कंप्लीट क्रोमोसोम्स, मतलब यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है। उसके बाद सेल जो है वो इन्वेजिनेट हो रहा है और क्रोमोसोम्स वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उसके बाद सेल मज़ीद इन्वेजिनेशन कर रहा है और न्यूक्लियस जो है वो भी क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी पोल्स की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट सेल्स हैं उनमें सेम पेरेंटल सेल वाला मटेरियल है और वो 2 सेल्स बन चुके हैं। ठीक हो गया। अब माइटोसिस की डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें प्रोफेज। प्रोफेज में ये देखें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। ठीक है। और क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो भी कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और सेंट्रियोल में से माइटोटिक स्पिंडल्स निकलेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद प्रो मेटाफेज में देखें क्रोमोसोम्स तो कंडेंस्ड फॉर्म में है, तो जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये मूव करते हैं प्रो मेटाफेज में। उसके बाद मेटाफेज में ये लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, एक प्लेट बना देते हैं जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। उसके बाद एनाफेज है, तो इसमें देखें सेल इलोंगेट भी हुआ है थोड़ा सा और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो चुकी हैं और वो पोल्स की तरफ मूव कर गई हैं, दोनों पोल्स की तरफ। उसके बाद टीलोफेज में न्यूक्लियस भी बन रहा है, 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। और
नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस हो गई है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो एक सेल से दो सेल्स बन चुके हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन से, साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया। सबसे पहले इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेस की तीन फेजेस होती हैं बेसिकली, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और जो एक एडिशनल फेज होती है वो होती है जी नोड फेज। हम इसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है कि सेल ग्रो करता है, गैप 1 इसे हम कहते हैं। तो सेल इसमें ग्रो करेगा। उसके बाद एस फेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सेल भी ग्रो करता है साथ साथ। ठीक हो गया। एस निकला है सिंथेसिस से, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है। उसके बाद जी टू फेज। तो G2 फेज गैप 2, और इसमें सेल जो है वो सेल को प्रिपेयर किया जाता है माइटोसिस फर्दर डिवीजन के लिए। उसके बाद जी नोड फेज डिस्कस कर लेते हैं। जो जी नोड फेज होता है नॉन डिवाइडिंग फेज के, कुछ सेल्स होते हैं जो G1 फेज के फौरन बाद ही जी नोड फेज में चले जाते हैं, जिन्होंने मजीद डिवीजन नहीं करनी होती। ठीक हो गया। अब इधर डायग्राम में देख लेते हैं इंटरफेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। G1 फेज इज ग्रोथ फेज, S फेज ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन, G2 ग्रोथ एंड फाइनल प्रिपरेशंस फॉर डिवीजन, और M फेज ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मज़ीद भी करेंगे। साइटोकाइन प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। फेज जो आती है माइटोसिस में वो होती है प्रोफेज। प्रोफेज इज फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ठीक हो गया। उसके बाद अब प्रोफेज में होता क्या है, तो सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिड्स, क्रोमाटिन्स। तो जब क्रोमाटिन जो हैं वो कंडेंस हो जाएंगे तो वो बना देंगे क्रोमोसोम्स। उसके बाद डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद माइटोटिक स्पिंडल्स आर फॉर्म्ड, के माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाती हैं। इधर डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो रहा है, क्रोमाटिन से क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, और सेंट्रियोल्स से माइटोटिक स्पिंडल्स बन रही हैं। ठीक हो गया। छोटा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं क्रोमाटिन, डीएनए और क्रोमोसोम्स में। तो सबसे पहले क्रोमाटिन, क्रोमाटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये जैसे धागा नहीं हम खोल देते, वो होता है क्रोमाटिन। ठीक है। उसके बाद डीएनए, डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें हिस्टोन्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स हैं। ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन। ठीक है। तो देखें एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की, लेकिन क्रोमाटिन की देखें तो वो बिल्कुल जैसे गुच्छा नुमा चीज़ पाई जाती है, बनी हो वैसे, उसे कहते हैं क्रोमाटिन। और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। ठीक हो गया। उसके बाद आती है प्रोमेटाफेज। ठीक हो गया। तो जो प्रोमेटाफेज है वो सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस होती है। माइटोसिस की सेकंड फेज जो है वो प्रोमेटाफेज होती है। समटाइम्स इट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ प्रोफेज। तो कभी कभार इसे प्रोफेज का पार्ट भी समझा जाता है। उसके बाद प्रोमेटाफेज में होता क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमियर्स पे अटैच होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूविंग स्टार्ट कर देते हैं। प्रोमेटाफेज के बाद आती है फेज मेटाफेज। मेटाफेज इज थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले माइटोसिस में मेटाफेज में होता क्या है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, के जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो लाइन अप हो जाते हैं स्पिंडल के इक्वेटर पे। ठीक हो गया। उसके बाद क्रोमोसोम्स मोस्टली विजुअलाइज्ड एट दिस स्टेज, के मेटाफेज में क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं मोस्टली। ठीक हो गया। सेल कैन बी एक्सपेरिमेंटली अरेस्टेड एट मेटाफेज बाय माइटोटिक पॉइजन कोल्चिसिन। अब देखें डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग समझने के लिए कि मेटाफेज में सिंपली होता क्या है, कि ये देखें
क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप हुए हैं। इन्होंने एक प्लेट बना दी है, हम इस प्लेट को कहेंगे मेटाफेज प्लेट। ये देखें इधर लेबल भी किया गया है। उसके बाद ये सेंट्रियोल्स हैं और स्पिंडल्स हैं, ठीक है। अब काइनेटोकोर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया। काइनेटोकोर जो है ना वो एक प्रोटीन कम्प्लेक्स होती है जहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो अटैच होती हैं। अब सेंट्रोमियर भी एक लफ्ज़ होगा, आप लोगों ने सुना होगा, पीछे भी मैंने डिस्कस किया था। सेंट्रोमियर जो है वो होता है कि जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होती हैं, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ओनली सेल्स विद करेक्टली असेंबल्ड स्पिंडल एंटर एनाफेज, के सिर्फ वही सेल्स जो हैं एनाफेज में आते हैं जो स्पिंडल के साथ अच्छी तरह से अटैच हों, ठीक है। उसके बाद अब्रप्ट सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, के सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अचानक से उनकी सेपरेशन हो जाती है। उसके बाद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्टन, ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड थी वो शॉर्ट हो जाती हैं, वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स स्पिंडल पोल्स, क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। Phase of mitosis is telophase. Telophase is fifth and last phase of mitosis. अब टीलोफेज में होता क्या है, जो टीलोफेज है सिंपली वो रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, कि जो प्रोफेज में होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट टीलोफेज में होता है। अब होता क्या है टीलोफेज में, क्रोमोसोम्स रीच द पोल्स, क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स की तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा बनती है। उसके बाद क्रोमोसोम्स कंडेंस, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन हो जाती है और वो क्रोमेटिन्स बना देते हो गया। उसके बाद आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब एक सेल की डिवीजन होना साइटोप्लाज्म की, और वो बना देते हैं टू डॉटर सेल्स, ठीक है। डॉटर सेल्स हैव जेनेटिकली आइडेंटिकल कंपोजिशन, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इस स्लाइड में हम मेन बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। तो प्लांट सेल में वो फ्रैग्मोप्लास्ट के थ्रू होती है। फ्रैग्मोप्लास्ट जो है वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये साइटोकाइनेसिस में ही बनता है और ये सेल वॉल बनाता है। डॉटर सेल्स के लिए सेल वॉल बनाता है, सेल प्लेट कहते हैं हम उसे, ठीक हो गया। उसके बाद एनिमल सेल्स में कैसे होती है साइटोकाइनेसिस, बाय फरोइंग। यू कैन सी इन द डायग्राम, देखें इधर क्लीवेज फरो हो रही है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी हुई है। और प्लांट्स में देखें गोल्जी वेजिकल्स थी पहले और फिर सेल प्लेट बन चुकी है और लास्ट में सेल जो हैं वो डिवीजन की तरफ जा रही हैं। इज हाउ टू रिमेम्बर माइटोसिस। माइटोसिस को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो सबसे पहले देखें प्रोफेज में। प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप अपने हाथों को इस तरह कर सकते हैं और प्रोफेज। और उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप हो जाते हैं एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। तो उसके बाद है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, मतलब उनकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं। तो उसके बाद है टीलोफेज। तो टीलोफेज में दो सेल्स बन जाते हैं जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक हो गया। आप अपने हाथों को इस तरह करके याद रख सकते हैं कि माइटोसिस सिंपली होती कैसे है। In which cells does mitosis occur? तो mitosis occurs in somatic cells. What are my somatic cells? somatic cells कौन से cells होते हैं? हर वो सेल जो स्पर्म और एग के अलावा हर सेल जो है वो होता है सोमैटिक सेल। हमारी बॉडी में स्पर्म और एग मतलब सेक्स सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहेंगे,
ठीक है। एवरी सेल ऑफ बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल दे आर डिप्लॉयड सेल्स। अब जो सोमैटिक सेल्स हैं वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, मतलब उनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद है दे मेक अप डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ब्लड सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स etc. है in which cells does mitosis not occur? Mitosis किस में नहीं, किन cells में नहीं होती? Mitosis doesn't occur in germline cells और gonad cells और sex cells, ये एक ही cells होते हैं, sperm और ovum. अब सिंपली ये सेल्स होते कौन से हैं? हर सोमैटिक सेल्स के अलावा जो भी सेल्स हैं वो जर्म लाइन सेल्स या गोनेड सेल्स या उन्हें कह लें सेक्स सेल्स, ये होते हैं। अब वो कौन से सेल्स हैं? वो एग और स्पर्म सेल्स हैं। इन सेल्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं स्ट्रक्चर है, स्पर्म है सबसे पहले डिस्कस किया गया और उसके बाद है ओवम। ठीक है, तो इन सेल्स में माइटोसिस नहीं होती। किन में? स्पर्म और ओवम में। दिस टॉपिक इज क्विज. First of all, first question is DNA synthesis takes place during which phase? M phase, G2 phase, G1 phase or S phase? Second question, where does spindle fibers attach during metaphase? Kinetochore of chromosome, kinetosome of chromosome, centrosome of chromosome, and last one is none of these. Question number 3 is nucleolus and endoplasmic reticulum start disappearing at late prophase, early prophase, late metaphase, early metaphase. Question number 4, early prophase of a diploid cell has how many sets of chromosomes? Telophase of a diploid cell has how many sets of chromosomes? A 1 2, B 2 1, C 2 2, D 1 1. Question number 5 is, if you want to count the number of chromosomes, which is the best stage to do so? Telophase, interphase, prophase. Question number 6 is, colchicine arrests the cell division at interphase, prophase, metaphase, anaphase. Question number 7, cell division occurring during cleavage, meiosis, mitosis, amitosis, closed mitosis. Question number 8 is, mitotic anaphase and metaphase have chromosomes are halved at anaphase, chromatids are halved at anaphase, the same number of chromosomes and chromatids, both chromosomes and chromatids are halved at anaphase. अब उन क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका आंसर है एस फेज, ऑप्शन नंबर डी. सेकंड क्वेश्चंस आंसर इज kinetochore of the chromosome, answer number A. Question number 3 is answer early prophase, option B. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2 2, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मेटाफेज, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मेटाफेज, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है क्लोज्ड माइटोसिस, आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है क्रोमोसोम्स आर हार्व्ड एट एनाफेज.
Thank you so much guys for watching this video. If you enjoyed this, please like, comment and share and subscribe this channel for further informative videos.